नेक्स्ट पार्ट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। सबसे पहले न्यूटन ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी दी थी लाइट के रिगार्डिंग। उसने कहा था लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल इज नोन एज कॉर्पुस्कुलस। उस थ्योरी का नाम था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। हाइजन ने वेव थ्योरी दी थी। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस ये प्रूव कर दिया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ए फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। ठीक है, तो एक्चुअली में लाइट की वेव थ्योरी पहले थी। जैसे ही आइंस्टीन ने पार्टिकल थ्योरी हमें दी, आइंस्टीन ने जैसे ही पार्टिकल के बारे में हमें बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके, तो हमें यह पता लग गया कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है। तो ड्यूल नेचर डी ब्रोगली ने नहीं दिया था, ड्यूल नेचर किसने दिया था बेटा? आइंस्टीन ने, क्योंकि पार्टिकल नेचर पता लगते ही ड्यूल नेचर पता लग गया। फिर डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर की कैलकुलेशन की। डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर की कैलकुलेशन की कि ड्यूल नेचर है हर चीज का, तो ड्यूल नेचर की कैलकुलेशन की। तो उसने कहा इससे रिलेटेड वेवलेंथ क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें उसने बताई हमें। ठीक है, तो यहां से उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वो होता है मैटर वेव्स। कौन सी वेव है बेटा? मैटर वेव्स। दीज आर द वेव्स एसोसिएटेड विद the motion of moving material object. Matter waves are the waves associated with the motion of moving material object. Moving material object से जो waves associated होती है उस waves को हम matter wave बोलते हैं। अब material object का मतलब matter, matter का मतलब जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस को क्या करता हो बेटा? ऑक्यूपाई करता हो। अब ये वेव्स हैं तो इनसे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, वो डिराइव करके आता है। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, कैन बी रिटन एज h by p, can be written as h by root 2m ek, h by root 2m qv। ये फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला कब लगाना है? p मोमेंटम है, m मूविंग मास है, v वेलोसिटी या स्पीड कह लो, e के काइनेटिक एनर्जी है। ये वाला कब लगाना है? इफ चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में q, m इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through a potential difference of v volt, through a potential difference of v volt। तो आपको ये फॉर्मूलाज लगाने हैं जहां पर m मास है, मूविंग मास, p मोमेंटम है, e के काइनेटिक एनर्जी है, और अगर चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करें रेस्ट से तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको ऐसे निकालनी है। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर वेव्स एंड मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग मटेरियल। ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv इज इक्वल टू h by p इज इक्वल टू h by root 2m ek, h by root 2m qv। यहां पर m क्या है? m इज द मूविंग मास, v speed, p is momentum, ek is kinetic energy, कैपिटल V is potential difference जिससे वो एक्सेलरेट करता है। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? यहां से आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल है q, m enters perpendicularly इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए, तो आपको पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला होगा mv by qb। तो यहां से आप mv निकाल सकते हो, mv विल बी इक्वल टू qbr। अगर ये mv qbr आ गया तो इस केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h by qbr। ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मूव परपेंडिकुलरली घूम रहा है तो सर्कल और पाथ में चलता है, तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो हम यहां से ये लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अगर उसके बाद फॉर गैस मॉलिक्यूल, अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करें, हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी टी टेम्परेचर पे। अगर यहां वैल्यू पुट कर दूं तो लैम्डा जो आ जाएगा दैट इज h by root 3m केवीटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ गैस मॉलिक्यूल के लिए ऐसे निकालनी है।
कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इन पे बेस अभी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज, इसी में बेटा देखो ध्यान से, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो जो लैम्डा होगा वो बन जाएगा बेटा h बाई √2 me अब ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो ना तो ये आता है 12.27 बाई √v एंगस्ट्रॉम। v क्या है? इन वोल्ट। ये इतने एंगस्ट्रॉम आ जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बेटा? ये इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आ जाता है। ऐसे अगर मैं प्रोटॉन के लिए निकालू लैम्डा फॉर प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का मास अलग होगा ना। जब प्रोटॉन का मास अलग होगा तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आती है 0.286 बाय √v इन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये है फॉर प्रोटॉन। ये सब तब है जब सारे के सारे एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट हो थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। अब ऐसे ही अगर ये ड्यूट्रॉन के लिए हो, वो आता है 0.202 बाय √v इन वोल्ट एंगस्ट्रॉम फॉर ड्यूट्रॉन। इसमें भी ड्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through potential difference of v volt. On the same line, lambda for alpha particle, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं, ये आता है 0.101 बाय √v इन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा फॉर अल्फा पार्टिकल। मतलब ये चारों रिजल्ट आपके तब हैं इफ ऑल द पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि इसको हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की, किसी थर्मल न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर T पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर T केल्विन पर, अगर न्यूट्रॉन की मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? लैम्डा इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी इज kBT, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज kBT। तो जैसे ही मैं पुट करूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है, h पता है, सारा पुट करने के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ T केल्विन विल बी गिवन बाय 30.835 बाय √T इन एंगस्ट्रॉम। ये आएगी न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेव। अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिविस्टिक पार्टिकल? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज ए पार्टिकल whose speed is comparable to the speed of light. Then according to the Einstein theory of relativity, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की टोटल एनर्जी E लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू mc², जहां पर m क्या होगा बेटा? मूविंग मास। कौन सा मास होगा बेटा? मूविंग मास। अब मूविंग मास कैसे निकालेंगे? मूविंग मास कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर m कौन सा मास है बेटा? मूविंग मास है। ये सारे फॉर्मूले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिराइव होते हैं। और m0 कौन सा मास है बेटा? रेस्ट मास है। अगर आपको किसी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी निकालनी हो, किसी भी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी, दिस इज इक्वल टू m0 c², m0 इंटू c²। यही से टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो pc का स्क्वायर प्लस m0 c² का स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिराइव करके आता है। यहीं से रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p इंटू सी भी होता है। क्या होता है बेटा? p इंटू सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोमेंटम की अगर बात करूं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर ध्यान रखना है m कौन सा मास है बेटा? मूविंग मास है। m कौन सा मास है आपके पास बेटा? m इज द मूविंग मास। क्लियर है यहां तक? यहीं से अगर आपको रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो, अब इलेक्ट्रॉन का फिक्स मास है,
रेस्ट मास एनर्जी मतलब 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is the rest mass of the electron into c square अगर मैं कर दूं, into c square अगर मैं कर दूं, तो मेरा जो रिजल्ट आता है that is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी आती है, जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी इतनी आती है। निकाल के देख लो, मास 9.1 into 10 की माइनस 31 kg इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16 बाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कैलकुलेट करोगे इतनी आपकी रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी। ऑन द सेम लाइन अगर मैं फोटोन की बात करूं, फॉर फोटोन रेस्ट मास 0, तो रेस्ट मास एनर्जी 0। तो फोटोन की टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक वाली होगी, दिस विल बी P into C। दैट टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी होगी P into C। ध्यान रखना यही टोटल एनर्जी होगी और यही उसकी कौन सी एनर्जी होगी बेटा, रेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी को, टोटल एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। अब P आप कैसे निकाल सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करके वहां से P निकाल सकते हो h by लैम्डा, तो वो hc by लैम्डा। देखो ना, आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कहती है P is h by लैम्डा इज दिस, और हमें पता भी है फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, hc by लैम्डा। तो ये चीजें आपको रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ध्यान रखना है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। एक दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट यूज होगा, और टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ये होती है, और मास स्पीड के साथ कैसे वेरी करता है वो फॉर्मूला आपको ये है, ये आपको क्लियरली समझ में आना। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बेस कुछ ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो मैं लैम्डा और वी में ग्राफ बना सकता हूं। लैम्डा एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ग्राफ ये आएगा, इसमें मास m कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से लैम्डा और वी में ग्राफ बनाऊं तो बेटा अब क्या है, मान लो ये दो मास के लिए है, दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, एक का मास m1 एक का मास m2। अब आप देखो, जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा सेम स्पीड पे, सेम स्पीड पे जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो किसका मास कम है, m2 इज लेस देन m1। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मास कम होता जाएगा। ऑन द सेम लाइन अगर मैं लैम्डा और 1/v में ग्राफ बनाऊं, v वेलोसिटी है बेटा, 1/v में ग्राफ बनाऊं, लैम्डा और 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा h/m, h इज प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। ऑन द सेम लाइन अगर यहां से लैम्डा और 1/v, v स्पीड की बात हो रही है अभी, इसमें ग्राफ बना रहा हूं दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, एक m1 एक m2। आप यहां से देख सकते हो, जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, मींस m2 इज ग्रेटर देन m1। ऑन द सेम लाइन अगर मैं लैम्डा और p में ग्राफ बनाऊं, लैम्डा एंड p आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, हमेशा ही ऐसा आएगा, चाहे एक पार्टिकल हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। क्यों? क्योंकि इसमें h तो हमेशा कांस्टेंट है। अगर मैं तीन अलग अलग पार्टिकल के लिए बनाऊं तो ऊपर नीचे नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। क्यों? मोमेंटम h तो कांस्टेंट है ना, उसमें h को मैं चेंज नहीं कर सकता। ऑन द सेम लाइन अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1/p में ग्राफ बनाऊं तो 1/p और डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप हमें h देगा। अगर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग मास के हो, फिर भी लैम्डा और 1/p में ग्राफ पूछ लें तो भी ये ग्राफ कैसा रहेगा आपका बेटा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऑन द सेम लाइन यहां पर अब अगर मैं लैम्डा में और रूट लैम्डा में और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाऊं, लैम्डा में और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाऊं, मैं अब जो ग्राफ बना रहा हूं वो लैम्डा में और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बना रहा हूं। अब बड़े ध्यान से देखना, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा, h तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ऑन द सेम लाइन अगर लैम्डा में और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाऊं दो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, एक दो, ये m1
ये m2, जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ये आ गया m2 इज लेस देन m1। ऑन द सेम लाइन अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और रूट ई के में ग्राफ बनाऊं तो भी ऐसा ही होगा। अब भी भाई मास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज लैम्डा में और 1/√E के में ग्राफ बनाऊं, लैम्डा में और 1/√E के में ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा h/√2m, h/√2m। ये ग्राफ्स आपको सारे पता होने चाहिए, इन ग्राफ्स पे बेस भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अगला ग्राफ है लैम्डा और 1/E के। लैम्डा और 1/E के में आप देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h²/2m इंटू 1/E। अब आपको इसमें और इसमें ग्राफ बनाना है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ग्राफ कम्स टू बी पैराबोला। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, पैराबोला आएगा। तो ये पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, इसके लिए आपका मास कांस्टेंट होना चाहिए और ग्राफ क्या है बेटा, पैराबोला है। इधर आ जाओ लैम्डा और वी में ग्राफ, लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ। तो ये देखो इनवर्सली जैसा है, तो ग्राफ ये आएगा, इसके लिए भी m कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सेम लाइन पे लैम्डा और 1/v में ग्राफ बिल्कुल सेम लाइन पे होगा, ये ग्राफ पैराबोला होगा। इस केस में m इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है, m इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है। अब लैम्डा और 1/√v में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा h/√2m3। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, h/√2m3। ये कुछ और ग्राफ हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो उस मैटर वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखना है। फर्स्ट इज दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। सेकंड, मैटर वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, that's why matter waves are not मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की नेसेसिटी होती है। अगर ये वैक्यूम में से भी पास कर पा रही हैं, इसका मतलब इसके लिए मीडियम की कोई नेसेसिटी नहीं है। और अगर मीडियम की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, मीडियम की नेसेसिटी नहीं है, तो ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है। मैटर वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड only if the wavelength associated with matter wave कौन सी वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव्स आर या इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज के ऑर्डर की हो, तो उस वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं बेटा, मैटर वेव्स बोलते हैं। वो तभी हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम मैटर वेव्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट पे चार्ज है चाहे चार्ज नहीं है, मैटर वेव तो बेटा मैटर मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब उसका मास होना चाहिए, इसलिए चार्ज के इंडिपेंडेंट है चाहे चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेवलेंथ के बेस पे काम करता है। हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इसी हिसाब से काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव gives us the idea about the probability of finding the object in that region, finding the object in that region। ये बेटा आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ते हो, साई का स्क्वायर, मोड साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? प्रोबेबिलिटी कि वहां पर ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी ये पार्टिकल ये बताता है हमें प्रोबेबिलिटी। एट वन टाइम वन नेचर कैन बी ऑब्जर्व, either particle or wave nature can be observed। एक टाइम पर एक ही नेचर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर वेवलेंथ साइज के कंपैरेबल है तो हम वेव नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे कौन सा नेचर ऑब्जर्व होगा बेटा? पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व होगा। इसको हम, ये सारी चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसी में एक पॉइंट और होता है बेटा, क्या कि एक फेज वेलोसिटी होती है। फेज वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। ये फेज वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। phase velocity can be greater than the speed of light, but we study the group of waves। हम तो वेव्स के ग्रुप को बात करते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते, कई सारी फ्रीक्वेंसीज के मिक्सों की बात होती है। तो उससे जो रिलेटेड वेलोसिटी होगी वो ग्रुप वेलोसिटी होगी, और ग्रुप वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है जिससे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कम कम ही होती है, पर ऐसा हो सकता है कि मैटर वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाए। उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या करता है? दिस एक्सपेरिमेंट is used to verify the wave nature of slow moving electrons। ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को वेरीफाई करने के काम आता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको ड्यूल नेचर को वेरीफाई करने के काम नहीं आता, पार्टिकल नेचर के लिए काम नहीं आता, सिर्फ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को वेरीफाई करने के काम आता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इस इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगी। मैं एग्जैक्ट कंप्लीट डायग्राम तो आप बुक में से देख लेना, अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और ये एक्सेलरेटेड वोल्टेज है जिससे वो इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट होगी, इस वोल्टेज का नाम V है। ये इससे कनेक्ट की हुई होती है आपस में ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करना। इसने इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस किया, इसने इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस किया, तो इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकली। अब इलेक्ट्रॉन बीम में, उस बीम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस बीम की कितनी इंटेंसिटी होगी, वो डिपेंड करेगा इसके करंट पे, फिलामेंट करंट, और वो करंट डिपेंड करेगा इस वोल्टेज पे V1 पे, क्योंकि ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट आएगा। तो इसका मतलब इस बीम की इंटेंसिटी ऑफ बीम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इंटेंसिटी मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है,
डिपेंड ऑन फिलामेंट करंट और V1 कह सकता हूं। क्यों? फिलामेंट में करंट कौन चेंज करेगा? V1 चेंज करेगा। फिलामेंट में करंट कौन चेंज करेगा? V1। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकली, अब उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के लिए ये एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डिपेंड ऑन एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, क्योंकि उसने एक्सेलरेट करना है, V है वो ये वाला, ये वेरिएबल पोटेंशियल। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगी। कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन बीम की वो डिपेंड करेगा इस पे क्या करंट। ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां आई, यहां आने के बाद यहां पर मैंने एक निकिल का क्रिस्टल, ये बीम आई, यहां पे निकिल के क्रिस्टल से ये बीम स्कैटर हो गई, स्कैटर होकर ये बीम कहीं यहां चली गई। ये जो एंगल हुआ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये वाला जो एंगल है ये फाई होगा और ये भी फाई होगा। ध्यान रखना, फाई एंगल को हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, क्योंकि वो क्रिस्टल के साथ बन रहा है, क्रिस्टल की क्यूबिकल एक्सिस के साथ बन रहा है। और थीटा को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। थीटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कैटरिंग एंगल। क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम should be same at different positions, that is for different values of theta. For different values of theta. यहां पर हमने एक डिटेक्टर लगाया हुआ होता है, जिस डिटेक्टर का काम होता है स्कैटर्ड बीम को क्या करना बेटा? डिटेक्ट करना। इस डिटेक्टर को मैं रोटेट कर सकता हूं इंसिडेंट पॉइंट के अबाउट, तो इसलिए अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। बट क्लासिकल थ्योरी कहती है कि सेम होनी चाहिए। बट डेविसन एंड जर्मर observed that intensity of scattered beam is different at different values of theta। मतलब क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए हम वेव थ्योरी पे आए, इसलिए वेव नेचर को वेरीफाई कर। क्लियर है? डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? ये इंसिडेंट बीम आई, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। ये उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया ये 44 वोल्ट पे किया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा इंसिडेंट बीम ऐसे यहां से आई, फिर उन्होंने ये 48 वोल्ट पे किया, ऐसा ग्राफ आ गया। उसके बाद अलग अलग देख लो, अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। उसके बाद और बढ़ाई वोल्टेज, ये ऑब्जर्व किया कि 54 वोल्ट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है स्कैटर्ड की 54 वोल्ट पर, और जब ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। फिर क्या किया? 56 वोल्ट पे फिर करके देखा, 56 वोल्ट पे ऑब्जर्व किया तो ये ग्राफ आया, उससे कम हो गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? यहां से ऑब्जर्वेशन ये आई कि 54 वोल्ट पर थीटा 50 डिग्री के लिए
54 वोल्ट पर थीटा 50 डिग्री के लिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इज मैक्सिमम। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आई कि अलग अलग एंगल्स पर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इज नॉट सेम, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। उसने इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया तो क्लासिकल थ्योरी गलत थी, इसलिए इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाए थे। तो अभी इसको आगे और डिटेल में देखते हैं। ये जो वोल्टेज है 44 वोल्ट, 48, 52, 54, 56, ये वोल्टेज एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की वोल्टेज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे यह पता लग गया इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम is maximum at theta equal to 50 degree for V is equal to 54 volt। तो यहां से पहले डायग्राम से देख लो बेटा, 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 फाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 65 डिग्री। क्लियर है यहां तक? थीटा कितना है? 50 डिग्री, ये ध्यान रखना है। वोल्टेज कितनी है? 54 वोल्ट। Theoretically, de Broglie wavelength associated with an electron when accelerated through a potential difference of V volt is 12.27 by root V in volt। ये एंगस्ट्रॉम में आता है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ गया 12.27 बाय रूट 54 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आपका 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम डी ब्रोगली वेवलेंथ में पहले देख चुके हैं, तो वहां से मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल ली। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ वहां से इतनी आई है, थियोरेटिकली है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कह सकता हूं मैं, एक्सपेरिमेंटली ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन यूज किया गया, and according to Bragg's law of diffraction 2d sin theta is equal to n lambda। According to Bragg's law of diffraction 2d sin theta is equal to n lambda for maxima। यहां से ये होगा 2d sin theta is थीटा नहीं फाई होता है बेटा, ग्लांसिंग एंगल होता है। साइन 65 इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा है 1 लैम्डा। फॉर निकिल क्रिस्टल, निकिल के क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। फॉर निकिल क्रिस्टल डी इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। D इज द डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, क्रिस्टल के दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जैसे मैं पुट करूंगा 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से आप ये जो लैम्डा आता है ये 1.67 आ जाता है, और ये वाला जो लैम्डा आता है वो 1.65 आ जाता है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट से मैच हो रहा है। इसीलिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर दिया, उसको वेरीफाई कर दिया। स्लो इसलिए बोल रहा हूं, वोल्टेज 54 वोल्ट ज्यादा नहीं है। अगर ये 54,000 वोल्ट होती या 10,000 वोल्ट हो जाए, इतनी वोल्टेज होती तो फास्ट मूविंग हो जाता। अभी ये वोल्टेज कम है तो इतनी ज्यादा स्पीड एक्वायर नहीं कर पाएगा, इसलिए स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ऑल अबाउट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट? द स्कैटरिंग ऑफ ए फोटोन through या from a charged particle, generally electron, is called Compton effect, ठीक है। अब ये भी पार्टिकल नेचर को ही मुझे बता रहा है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक फोटोन आया जिसकी कुछ लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ है।
अभी ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, बाद में क्या हुआ, आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन इधर चला गया जिसकी फाइनल वेवलेंथ लैम्डा फाइनल हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग गया किसी स्पीड v से, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये एंगल मैंने फाई मान लिया। ऐसा इसलिए हुआ, अगर फोटोन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन को इधर इसलिए आना पड़ेगा बिकॉज इसलिए इनिशियल मोमेंटम था फोटोन का h बाय लैम्डा, तो टोटल मोमेंटम भी इसी साइड होना चाहिए। समझ आ रही है? अब ये फोटोन स्कैटर हो गया बाय एंगल थीटा कह लो, फाई कह लो, अगर मैं इसको फाई बोल दूं, ये स्कैटरिंग एंगल को थीटा नाम रखो, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये फाई है, और इसको फाई बोल दूंगा तो इसको थीटा। दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आया था उससे थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इसको मैंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला। और इन दोनों के मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा प्लस फाई है, ना कि थीटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात कंफर्म है, फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन will be less than the final energy, will be less than the initial energy of photon because it has transferred some energy to electron। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, अब चलने लग गया, तो इसका मतलब इसकी फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी। फाइनल एनर्जी कम होने का मतलब hc by lambda फाइनल should be less than hc by lambda initial। hc से hc cancel means lambda final, लैम्डा फाइनल लैम्डा इनिशियल से ज्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना। लैम्डा फाइनल ज्यादा है मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन will be less than the initial momentum of photon because momentum is h by lambda। मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर जब हम शिफ्ट इन वेवलेंथ निकालते हैं, शिफ्ट इन वेवलेंथ निकालने का मतलब हम डेल्टा लैम्डा निकाल रहे हैं, दिस इज लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल निकाल रहे हैं, क्योंकि लैम्डा फाइनल लैम्डा इनिशियल से ज्यादा है, डिराइव करके ये आ जाता है h by m naught c 1 minus cos theta where theta is the angle of scattering, theta is the angle of scattering, ये रिलेशन आ जाता है। जहां पर आपको ये पता होना चाहिए this m naught is रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेरिवेशन इजी नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज होता है डेरिवेशन में, उसका यूज करके मैंने ये डिराइव किया। क्लियर है? अब एक पॉइंट तो यहां से ये पता लग गया, दिस शिफ्ट इन वेवलेंथ और इसी का दूसरा नाम होता कॉम्पटन शिफ्ट, डिपेंड ऑन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहां चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था तो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये फोटोन की इंसिडेंट वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अबाउट द कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब इसमें कुछ एक दो केसेस बनते हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, वो देखते हैं। अगला केस है, इफ थीटा इज 0, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, यहां से फोटोन आया और सीधा चला गया, तो आप देखो व्हाट इज डेल्टा लैम्डा, दिस इज h by m naught c 1 minus cos 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, नो चेंज इन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, एनर्जी चेंज नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन विल रिमेन एट रेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन किस पे रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, ये सीधा सीधा फोटोन चला गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब फोटोन यहां से आया और इधर चला गया, तो थीटा 90 हो गया। ये फोटोन इधर से आया और ऊपर चला गया, थीटा 90 हो गया। ये थीटा 90 तो तभी बनेगा बेटा, ये थीटा की वैल्यू 90 तक होगी जब यहां से ऊपर चला जाएगा। अगर थीटा 90 हो जाए तो व्हाट विल बी योर डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h by m naught c
1 minus cos 90, cos 90 is 0, it becomes h by m naught c, which is known as Compton wavelength. इसको अब हम कौन सी वेवलेंथ बोल रहे हैं बेटा? कॉम्पटन वेवलेंथ। इस टर्म का नाम होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी एक वैल्यू होती है कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू h by m naught c, एंड दिस इज फिक्स, दिस इज 0.24 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 0.24 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वाले केस की बात कर रहा हूं, जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। यहीं से इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस फोटोन आया और वापिस चला गया, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h by m naught c 1 minus cos 180, cos 180 is -1, this is 2h by m naught c, अगर ये 2h by m naught c है that is 2 lambda c, this is the maximum shift in wavelength, this is the maximum change in wavelength, ये maximum change in wavelength आया, रीजन ये वाली टर्म अब मैक्सिमम हो चुकी है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0.48 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है, दिस बिकम्स 0.48 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? इतना कर लो। ये दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल रह गए, वो थोड़े से न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मैटर वेव्स पे बेस्ड, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रह गए, वो हम कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।